कुरुक्षेत्र जब पहली बार आना हुआ, इसकी विशेषता को मैंने भारत की ज्ञान परंपरा के रूप में समझा, और उस परंपरा को कि जो पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आपका बारंबार स्वागत है। और हम स्वागत करने वाले कौन हैं? एक तरह से ये भूमि आपकी है, भूमि ने आपको बुलाया है, धारण किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, आपकी नियुक्ति यहाँ पर हुई, उससे पहले तो शायद 1 या 2 दफ़े आप यहाँ पर आए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, वो कुरुक्षेत्र को ख़ास नज़र से देखते हैं। आप के पास एक पूरी परंपरा है चीज़ों को देखने की, समझने की। उनमें निष्ठता भी है, उसमें एक दृष्टि भी है और एक व्यापक नज़रिया उसके पीछे है। तो आप ने जब यहाँ कुरुक्षेत्र में अपना कदम रखा और चीज़ों को देखना समझना शुरू किया जी, तो कुरुक्षेत्र आपको कैसा लगा? उस कुरुक्षेत्र का वर्णन हम सब के लिए कीजिएगा। विकास जी, पहले तो बहुत धन्यवाद है कि इस बात को हम लोग थोड़ा जोड़ पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी मेरे लिए। जैसा कि होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहता है, और जब जीवन को प्रारंभ करता है तो उसको स्वयं को नहीं पता होता है कि जीवन की धारा कहाँ पर जाएगी। कुछ अपने प्रयत्न होते हैं और कुछ नियति, ईश्वरीय परंपरा होती है जो निर्धारित करती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन कर रहा था। संयोग बना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़ने का, और ईश्वरीय कृपा हुई और मैं यहाँ पर पहुँचा। यद्यपि ये पहुँचना शब्द जितना छोटा लगता है, यात्रा उतनी छोटी नहीं है। यात्रा तो इसके पीछे बहुत बड़ी होती है। और आज हम कुरुक्षेत्र की ही चर्चा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जब पहली बार आना हुआ तो दिल्ली जैसे महानगर से कुरुक्षेत्र एक साधारण सा शहर लगा, लेकिन यहाँ की विशेषता जो है वो उसको हम महानगर के रूप में और उस नगर के रूप में नहीं देख सकते। इसकी विशेषता को मैंने भारत की ज्ञान परंपरा के रूप में समझा, और उस परंपरा को कि जो पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो अपनी एक जो विशिष्ट परंपरा है भारत की दर्शन की, उसमें तो कुरुक्षेत्र की पहचान है ही है। पर जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों से मिलना हुआ, तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी थाती के रूप में मेरे सामने आया। कुछ जो महनीय महापुरुष जिन्होंने इस कुरुक्षेत्र में मुझे बहुत प्रभावित किया, और शायद ये मैं कहूँ कि मुझे प्रभावित किया, ये तो मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, वो तो वैसे पूरे देश भर के लाखों लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ रहे हैं। तो आदरणीय हिम्मत सिंह सिन्हा साहब हैं, यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश जी रहे हैं, डॉक्टर भीम सिंह जी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम साथ में चर्चा के साथ में जोड़ना चाहेंगे। हिम्मत सिंह सिन्हा साहब को मैं उनके नाम और उनके ज्ञान के बारे में पहले भी सुनता रहा, लेकिन वो सुनना एक प्रकार से कभी ये मन में नहीं आया था कि कभी कुरुक्षेत्र में जाना होगा और मैं उनका सानिध्य भी प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन मेरा ये सौभाग्य बना और मुझे उनका स्नेह प्राप्त करने का एक गौरव मिला। लेकिन ये बड़ा कठिन होगा कि कोई व्यक्ति कहे कि महासागर के अंदर आपने डुबकी लगाई है और आप कितना तैर करके आ गए हैं। आप कितना भी तैरते जाओ, उसका अंत नहीं होता। सिन्हा साहब का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। उनके पास में दर्शन भी था, उनके पास में जीवन भी था, उनके पास में अनुभव भी थे, सहृदयता भी थी, विद्वत्ता भी थी, बहुत प्रभावी वक्ता भी थे, और इन सब के साथ साथ में एक अद्भुत संतुलित व्यक्तित्व उनका था, जिसे मैं इस रूप में देखता हूँ कि वो बहुत बड़े व्यक्ति के कद को देख करके प्रभावित नहीं होते थे, और किसी छोटे व्यक्ति को देख करके ये नहीं समझते थे कि छोटा है। शायद उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि बड़े से छोटा सब उनके पास में एक
आम हो जाते थे। तो उनका स्पर्श, उनका सानिध्य अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और जब जब भी उनके पास में जाना हुआ, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पदचिन्ह छोड़े जिन पर एक एक पद चिन्ह पर भी यदि हम चर्चा करें तो बड़ा लंबा समय लगेगा। पर कहने का अर्थ यह है कि उनका जीवन हम सब के लिए आदर्श के रूप में रहा। मैं जो दूसरा नाम साथ में जोड़ना चाहूँगा वो डॉक्टर राम प्रकाश जी का है। मुझे लगता है कि लोग अलग अलग रूप से उनको जानते हैं। कोई उन्हें राजनेता के रूप में भी जानते हैं, कोई समाज के लोग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे लिए उनका जीवन जो है वो ज्ञान साधना के साथ में जुड़ा हुआ है। एक अलग क्षेत्र से उनका जीवन था। वो मूल रूप से रसायन विभाग के स्कॉलर रहे पंजाब विश्वविद्यालय में, और उस पर उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में शोध भी लिखे। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। पर इन सब से हटकर के उनकी जो जीवन की साधना थी वो बहुत अद्भुत थी। वो अपना जीवन भारत की परंपरा के लिए समर्पित कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि कितने लोग उनके कार्यों से परिचित हैं, पर ये जानना चाहिए कि उन्होंने 2-3 दिशाओं में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। एक काम उनका था, एक बहुत बड़ा नाम है हमारी पूरी परंपरा में, गुरुदत्त विद्यार्थी। शायद आज के लोग गुरुदत्त विद्यार्थी से कम परिचित हैं, लेकिन हमारा देश जब पराधीन काल था उस समय में केवल 26 वर्ष की अवस्था में गुरुदत्त विद्यार्थी ने इतना बड़ा नाम कमाया था कि आज उनका नाम शायद हमारी पीढ़ी तो भूल रही है, पर उस ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था। उस युग के अंदर उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगी थी, और वेदों पर भी उन्होंने काम किया, उपनिषदों पर उन्होंने काम किया। तो उनके जो आर्टिकल्स थे उनको डॉक्टर राम प्रकाश जी ने संपादित किए, और वो जो दुर्लभ हो गए थे, शायद लाइब्रेरियों की शोभा हो गए थे, उन सब कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ में एक काम और बड़ा जो था उनका, वो गुरु विरजानंद जी को लेकर के भी था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु विरजानंद जी जो हैं वो महापुरुष हैं जो प्रज्ञाचक्षु थे। उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए थे। और केवल एकमात्र ऐसे गुरु के रूप में नाम आता है जिन्होंने ऋषि दयानंद को, समाज को, देश को समर्पित किया। तो डॉक्टर राम प्रकाश जो हैं वो उन गुरु विरजानंद की जीवनी को उन्होंने लिखा, और ये पूरे देश के अंदर कुरुक्षेत्र की धरा से बहुत बड़ा योगदान था। मेरा सौभाग्य उनके साथ में इस रूप में भी जुड़ने का रहा कि जिस समय में वो उस पुस्तक को लेखन कर रहे थे, तो जैसा कि आप और हम समझते हैं कि ऐसे महापुरुष के बारे में लिखना आज के जैसे सिस्टम तो था नहीं, उनके सब अलग अलग जगह पर थे, उसको कैसे निकाला जा सके। तो एक कोई प्रसंग आया, और प्रसंग बड़ा हृदय स्पर्शी भी है कि उनका अलवर के एक महाराज थे विनय सिंह जी, उनके साथ में जाना हुआ, उनके राजमहल में वो पढ़ाते रहे। उस प्रसंग का कोई एक खास अवसर था कि विनय सिंह जो हैं वो सोरों के अंदर स्नान करने के लिए गए, और उस समय का जो दस्तावेज़ था आज से लगता 150 वर्ष से भी ज़्यादा, लगभग 200 वर्ष के, लगभग 175 वर्ष के आसपास की बात। उस समय का दस्तावेज़ जो था वो सोरों के अंदर, जैसे जो हमारे पंडित परंपरा होती है उसके दस्तावेज़ के रूप में वो लिखा गया। डॉक्टर राम प्रकाश उस प्रसंग को खोजना चाहते थे। उन्हें किसी ने बताया कि पार्वती वल्लभ पंडा हैं, उनके पास में वो प्रसंग मिलेगा। लगभग 25 वर्ष पहले की बात थी, 25 वर्ष पूरे हो गए थे। उनके मन में ये था कि वो प्रसंग कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ऐसा संयोग बना, उन्होंने मुझे याद किया, कहा कि क्या उस प्रसंग को खोज सकते हैं हम, वो कहीं है। कहाँ है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, पूरा आकाश है। लेकिन सो हमने खोजने की कोशिश की,
उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम, प्रसंग ऐसा नहीं होगा कि हम उनको व्यक्त कर सकें, लेकिन अंतिम रूप से वो 175 वर्ष पुराना दस्तावेज, उसको मैं निमित्त बना और उसको हम खोज पाए। और उस प्रसंग को जब मैंने उन्हें दिल्ली से बताया कि वो चीज़ हमने खोज ली, मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर साहब जैसा इतने सीनियर व्यक्ति, इतने अद्भुत व्यक्ति कहते हैं कि मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस प्रसंग को आपने खोज लिया है। तो बाद में उन्होंने उस पुस्तक के अंदर उस दस्तावेज़ को लगाया है, वो आज भी उसके अंदर लगा हुआ है, पांडुलिपि के रूप में भी लगाया है, उसका अनुवाद करके भी लगाया है। और विशेष रूप से आभार अभिव्यक्ति का भी एक भाव उसमें जुड़ा हुआ है, मेरे लिए बड़ा गौरव का प्रसंग है। तो एक ऐसा अवदान जिन्होंने, जो शाश्वत अवदान है एक तरह से, राष्ट्र के निर्माता जो हैं, उनके निर्माण करने वाले के दस्तावेज को सुरक्षित रखने का अवदान, उसको डॉक्टर राम प्रकाश जी ने आगे बढ़ाया। उनके साथ में जुड़ने से ये भी मालूम पड़ा कि आप कितने कार्यों के अंदर व्यस्त होने के बाद भी आपका अपना जो निजी मिशन है उसको आप पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी एक ख़ास काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसने हमारी ज़िंदगी को चारों तरफ से घेर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इन सब व्यस्तताओं के बाद भी यदि आपको कुछ करणीय है तो आपके जीवन को जोड़ सकता है। मैं डॉक्टर भीम सिंह जी से भी मुझे संपर्क हुआ। हमें गौरव होना चाहिए कि एक कोई ऐसे मनीषी हमारे बीच में कुरुक्षेत्र की धरा पर हैं। मतलब एक पूरा भारत, उस पूरे भारत की एक बड़ी परंपरा। संस्कृत को यदि जानना हो तो पाणिनि से बड़ा नाम संस्कृत में नहीं आता। सबसे बड़ा नाम है पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये आपके हाथ में भी है अष्टाध्यायी। अभी देखिए केवल 4000 सूत्र हैं इसमें, लेकिन 4000 सूत्रों के अंदर इतना बड़ा सामर्थ्य है कि उसको यदि आप कहना चाहो तो आप कह नहीं सकते। लेकिन उसका अर्थ ये है कि संस्कृत को यदि आज हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं, संस्कृत को यदि हम शाश्वत भाषा कहते हैं, 500 वर्षों पुरानी अंग्रेजी को यदि आज कोई एमए का विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस समय की शब्द और आज के शब्दों की परंपरा के बीच में बहुत बड़ा अंतराल हो चुका है, उसे समझ में नहीं आता। पर 5000 वर्ष पुरानी गीता ठीक से पढ़ने वाला 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं का विद्यार्थी गीता के श्लोक को पढ़ सकता है। तो इतनी बड़े ग्रंथों को आज भी विद्यार्थी ठीक से पढ़ पा रहा है और उसको आत्मसात कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब हम इसको कहते हैं कितनी बड़ी बात है तो उसके मूल के अंदर ये पाणिनि की अष्टाध्यायी आती है। इस अष्टाध्यायी की परंपरा को महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में बहुत बड़ा स्वरूप दिया। आज पूरे देश के अंदर यदि पतंजलि के विद्वानों को खोजा जाए तो वो अंगुली में गिनने जितने हैं। इससे पतंजलि का महत्व कम ज़्यादा का प्रसंग अलग होगा, वो एक चर्चा का अलग विषय है। पर कहने का अर्थ ये है कि इतना बड़ा अद्भुत विषय और उसके इतने बड़े विद्वान हमारे इस कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी, मैं इसलिए भी इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि कई बार उनके साथ में चर्चाओं का अवसर मिला। उन्होंने जब अपना महाभाष्य लिखा, उसकी व्याख्या लिखी, तो उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रदीप और एक का नाम है उद्योत। डॉक्टर भीम सिंह जो है, कोई इतना बड़ा मुकाम एक दिन में प्राप्त नहीं होता, वो तो वर्षों की साधना होती है, सब कुछ त्याग देना पड़ता है। जिस लक्ष्मी को आम लोग पाना चाहते हैं उस लक्ष्मी को देखना भी बंद करना पड़ता है, उसके प्रति आपकी जो लगाव उसको दूर करना पड़ता है, आत्म साधना करनी होती है। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम प्रदीप और उद्योत रख दिए, जो महाभाष्य की टीका है प्रदीप और उद्योत उसके नाम पर, और लगातार समर्पित रहे। उसका परिणाम है कि आज देश में कहीं भी जाइए, किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए,
वहाँ पर भीम सिंह जी का नाम हमारे सामने आता है। कुरुक्षेत्र की पहचान के लोगों से जो बात हम कर रहे हैं उसकी दिशा में मेरा ये भी एक बहुत खास सा संपर्क है। और भीम सिंह जी का तो जो व्यक्तित्व है, इतना मधुर, इतना सुहृदय, आपको बिल्कुल भी उनके पास बैठ के लगता ही नहीं कि आप इतना स्पेस दे देते हैं वो सामने वाले को। अनुपम विभूति, निश्चित रूप से अनुपम विभूति है, लेकिन उस अनुपम विभूति के बीच में एक चीज़ और भी समझने की है। वो यह है कि कोई व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे कोई निर्माता भी होता है। कई बार इसके अपवाद भी देखने में आते हैं। वहाँ पर निर्माता कौन होता है शायद हम समझ नहीं पाते, कोई निर्माता अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से जीवन का एक पक्ष है। तो उनके जो पूज्य पिताश्री थे विद्यानिधि जी, वो तो बहुत ही अद्भुत विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता का तो एक लंबा प्रसंग है। लगभग 57 आचार्यों से वो पढ़े, इतने विद्वानों से पढ़े। उनकी भाषा जो है, जब आज के समय में हम कहते हैं कि भाषा, संस्कृत भाषा की परंपरा क्षीण हो रही है, आप विद्यानिधि, आचार्य विद्यानिधि जी की भाषा को पढ़िए। जिस भाषा पर हम बाणभट्ट की भाषा पर हम गौरव करते हैं, वो भाषा हमें विद्यानिधि जी में देखने को मिलती है। तो जो लोग, कभी कभी ये प्रसंग आता है कि संस्कृत की परंपरा क्षीण हो रही है, हमें तो कई बार लगता है उनको पढ़कर कि संस्कृत की परंपरा लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे महनीय रत्न जो हैं वो विद्यानिधि जी के रूप में थे। और यहाँ ये भी जानना चाहिए कि भीम सिंह जी ने जब अपना महाभाष्य की व्याख्या लिखी तो उसका नाम भी उन्होंने विद्यानिधि व्याख्या रखा हुआ है। ये हमें संस्कारों की तरफ भी जोड़ता है कि आपको प्राप्त तो करना है, लेकिन उस प्राप्ति के जो आधार हैं उसे विस्मरण करते हुए कुछ भी प्राप्त करना उचित नहीं है। तो ये एक बड़ी परंपरा है। कुरुक्षेत्र की धरा जो है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत सी है। यहाँ पर अलग अलग मिशनरी लोग हैं जो इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब मैं बहुत जगहों से जुड़ा तो मुझे विद्या भारती से भी जुड़ने का अवसर मिला, आर्य समाज के साथ में जुड़ने का अवसर मिला, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के साथ में जुड़ने का अवसर मिला, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में जाकर के व्याख्यान देने का अवसर मिला। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब पहली बार आना हुआ तो कम ही जानकारी थी, नया स्थान था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नए स्थान के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है कि वो आपको अपना बना लेगा। और ये इसकी धरा का अपना गौरव है। कई प्रसंग हैं, बहुत गहरे भी हैं। शुरू में जब कुरुक्षेत्र में आना हुआ, प्रोफेसर रणवीर सिंह जी एक बहुत अद्भुत विद्वान है वो। मुझे याद है मैं कुरुक्षेत्र आया और हमारे घर में बच्ची का आगमन था। भीम सिंह जी जैसे विद्वानों को भी चर्चा हुई। रणवीर जी जो हैं, प्रोफेसर रणवीर जी, वो स्वयं गाड़ी लेकर के आए। हमारे पास तो कुछ था नहीं, उन्होंने गाड़ी लेकर के आए। कई बार डॉक्टर के पास में चक्कर लगवाए, कई बार चीज़ें आगे बढ़ी, वो अपने आप आ जाते थे। और इतने ज्ञान की परंपरा को इतने समर्पित विद्वान, और वैसे ही अपने मूल्यों के प्रति निष्ठ। मूल्यों के प्रति निष्ठ, वस्तुतः ज्ञान मुझे लगता है कि वही सार्थक है जो मूल्यों के आत्मसात करा दे। यदि मूल्यों के व्यवहार में कोई ज्ञान नहीं पहुंचता तो वो ज्ञान जो है वो एक तरह से फल फूल शून्य, केवल शाखा मात्र होता है। तो इस तरह से विद्वानों की एक परंपरा है जो कुरुक्षेत्र का स्वरूप एक तरह से कहें तो निर्धारित करती है, उसका संवारती है। इसके अलावा भी अगर हम जानना चाहें तो कुरुक्षेत्र की पूरी परंपरा को समग्रता में आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र की परंपरा को जहाँ तक देखने की बात है तो इसकी
इसके तो बहुत सारे आयाम हैं। सब आपके ऐतिहासिक आयाम के रूप में भी देख सकते हैं, महाभारत के आयाम के रूप में भी देख सकते हैं, गीता जयंती समारोह जो हमारा होता है उसके रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है लोगों के मन में, और वो आकर्षण कई कारणों से है। वो धार्मिक भी है, भावनात्मक भी है, साथ साथ में ज्ञान परंपरा का भी आकर्षण है। तो इन अलग अलग क्षेत्रों के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। जब हम गीता जयंती को देखते हैं तो मैं पिछले लगातार वर्षों से देखता हूँ, जिस समय में आना हुआ तो गीता जयंती का शब्द था, व्यवहार में कोई बहुत बड़ा विषय उस तरह से नहीं था। एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होती थी, छोटे से स्थान पर हो जाता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हुआ, और आज जब हम गौरव के साथ में कहते हैं कि 10 लाख लोग आ रहे हैं, उससे भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो अपने आप में एक विषय उभर के आता है कि हम इसको किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या केवल कुरुक्षेत्र के पर्यटन के रूप में ले जा रहे हैं, या कुरुक्षेत्र की परंपरा का कुछ अंश भी दे पा रहे हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो दोनों दिशाओं में सार्थक प्रयास तो हो ही रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक साधारण सी जगह से आगे बढ़ते बढ़ते देखते ही देखते कुछ ही वर्षों के अंदर आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का हमारा ये गीता जयंती समारोह बनने लग गया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हरियाणा के एक तरह से पूरा जैसे दिल धड़कता है यहाँ पर आके उन दिनों में। बिल्कुल, निश्चित रूप से दिल धड़कता है। और मुझे लगता है कि हम लोग जो कुरुक्षेत्र के साथ में यहाँ की धरती पर हैं, उन्हें तो ये पता होता है कि नवंबर का महीना आएगा, मार्गशीर्ष की एकादशी आएगी और ये कार्यक्रम होना है हमारे लिए। लेकिन जो दूर के लोग हैं वो बहुत लंबे पहले से इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। उनके मन में एक भाव हो जाता है कि हमें कुरुक्षेत्र पहुंचना है। तो एक दिशा ज़रूर हो सकती है कि जो लोग, इतने लोग आते हैं, उनका आगमन केवल जो अन्य स्थानों पर जैसा मेला होता है उसी तरह से यहाँ पर आकर के यदि पूर्णता को प्राप्त कर लें तो शायद वो कुरुक्षेत्र की गीता जयंती का उद्देश्य उतना सार्थक नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो स्थायी रूप में अपने साथ वो लेकर जाए। और हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था करते हैं उनकी, हमारे विश्वविद्यालय का भी हालांकि बहुत सारे प्रयास जारी हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ा सा और प्रयास की ज़रूरत है, निश्चित रूप से, कि जो सच में एक जो एक माइलस्टोन जैसा हो, उस तरह का लगातार सतत अनुसंधान होता रहे। और बौद्धिक जगत में जिस तरह से अलग अलग आयाम जो गीता से जुड़े हुए हैं वो लगातार यहाँ पर खुलते रहें। देश भर के विद्वान न सिर्फ गीता जयंती के दिनों में वर्ष भर यहाँ पर आएँ, वर्ष भर में यहाँ पर आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे अगर उस तरह की जीवंत जागृत परंपरा रखेंगे तो पूरे साल ही गीता जयंती चलती रहेगी। निश्चित रूप से। पिछली बार जब गीता जयंती का यहाँ पर कार्यक्रम बना, मुझे IIHS जो हमारा विभाग है उसमें गीता का जो हमारा सत्र था उसका कन्वीनर, संयोजक नियुक्त किया गया था। और मेरे मन में आया कि किसी विशिष्ट विद्वान को हम खोजें। तो अमेरिका के एक बड़े स्कॉलर का नाम हमारे सामने आया। तो विद्वानों से बातचीत हुई तो पता लगा कि उनके पास में तो वर्ष भर का टाइम होता है, पर पूरे निर्धारित होते हैं, उनके पास में समय नहीं होता। तो मुझसे कोई बात नहीं होता होगा, लेकिन हम प्रयास करें। और फिर मैंने उनकी जो मैनेजर थी उनसे मेल लिखा, बातचीत हुई, और फाइनली जो निष्कर्ष निकला वो ये कि उन्हें कुरुक्षेत्र के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं ज़रूर ही आपके कार्यक्रम में जुड़ना चाहूँगा, और मेरे जो भी कार्यक्रम पहले से जो निर्धारित हैं उन्हें भी हम दोबारा से सुनियोजित करूँगा, पर मैं कुरुक्षेत्र में ज़रूर जुड़ना चाहूँगा। तो कुरुक्षेत्र की ये महिमा है, ये अद्भुत महिमा है। और यहाँ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उन विद्वान को जो है हमारे विश्वविद्यालय के विशिष्ट लोग भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि IIHS में वो जुड़ गए हैं
तो उन्होंने मुझे स्पेशली संपर्क किया और कहा कि उनको तो हम हमारा जो प्लेटिनम वाला जो सत्र है उसमें स्पेशली जोड़ना चाहेंगे, और उसके बाद में वो हमारे विश्वविद्यालय के विशिष्ट उसके रूप में भी जुड़ गए, और एक बड़ी ख़ास बात थी कि ऐसा है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कुरुक्षेत्र की अपनी एक ऐतिहासिक और पुरातत्व के साक्ष्य मिलते हैं बहुत सारी यहाँ पर, निश्चित रूप से सभ्यता के अलग अलग समयों के, और बीच में फिर वो समय रहा कि जब ये नगर अपनी पहचान भूल बैठा, या वो स्थितियाँ ऐसी आती चली गई, और फिर से इसकी उसी पहचान को जागृत करने का काम लगातार चल रहा है। और इसकी पहचान के माध्यम से हम सब की एक तरह से जो पहचान है पुनः निर्धारित होती है। और हमें कई बार ये लगता है कि जिस तरह से कई पुराणों में कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र आता है, और मैं कई बार मजाक में अपने मित्रों से कहा करता हूँ कि अगर ऐसा कोई नगर उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर होता तो वहाँ पर उसकी इतनी महिमा वो गाते, इतना जीवंत रूप से सबके सामने रख देते कि पूछिए मत। और एक हम वो हैं कि अभी उस धाती को ठीक से समझते भी नहीं, एक विस्मृति की स्थिति रह जाती है। तो अभी लगातार का और एक लंबा रास्ता है जो हमें तय करना पड़ेगा, और पहले हम अपने अंदर गीता को उस तरह से धारण करें, तभी वो जो संदेश है भगवान श्री कृष्ण का वो सब तक हम ले जा पाएंगे। तो आचार्य श्रेष्ठ, आपका बहुत बहुत आभार कि आपको इस विषय के बहाने कुरुक्षेत्र के विद्वानों में, यहाँ की परंपराओं में आपके साथ घूमें, और मुझे लगा कि सब मित्रों को हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। और समय समय पर कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, और यकीनन हमें वो इसके लिए समय भी देंगे। निश्चित रूप से मुझे इसके साथ में जुड़ करके बहुत प्रसन्नता भी होगी, और ये परंपरा हमारी लगातार बनी रहे, ये मेरी इच्छा भी है। जी, प्रणाम।